Hello everyone, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा. Welcome to the Defense Guruji classes. I welcome all the NDA aspirants, all the future officers to the platform of Defense Guruji. And no, being an officer is a duty of courage, a duty of determination, जिसमें बहुत साहस चाहिए और रोज एक संकल्प चाहिए. ये वो नौकरी है. It is a duty where a soldier gives his life to something bigger than oneself. अपनी जिंदगी से बड़ा किसी एक ड्यूटी को मान लेना, ये वो ओहदा है और जिसकी तैयारी और जिसका सपना आप सभी देख रहे हैं. वहां फील्ड में जितनी मेहनत करनी होगी, जितना करे, जितना हिम्मत चाहिए, उससे पहले एक लड़ाई होती है इस एग्जाम को निकालने की और वहां तक पहुंचने की. उसके लिए भी आपको उतनी ही हिम्मत, उतने ही साहस के साथ हर रोज काम करना होता है ताकि आप उस चाबी तक पहुंच सके और अपने कंधे पर वो चमकते सितारे पा सके. तो इसी को, आपकी इसी सपने को, कुछ कोशिश को हम साकार करने में आपकी मदद करना चाहते हैं. एंड हेयर आई एम टुडे विद अ पॉलिटी स्ट्रैटेजी कि आपकी जो भी पॉलिटी से जो भी सवाल पूछे जाते हैं एनडीए के अंदर, अगर हम उस सेक्शन को कवर करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से कवर किया जाए कि आप कम से कम एफर्ट्स में एक अच्छा रिजल्ट अपने आप को दे सके. यानी कि जो आप इनपुट आउटपुट रेशो हो, जो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशो हो, वो आपका सही हो. अगर आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट भी आपको मिले. क्योंकि पढ़ते तो बहुत से लोग हैं पर सही दिशा में पढ़ना भी उतना ही आजकल ज़रूरी है. बिकॉज बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास हर चीज़ को लेके, वो भी अपने आप में एक मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन जाता है. और इसी जो डिस्ट्रैक्शन है और इसी डिस्टर्बेंस की जो चीज़ है, उससे हमें खुद को दूर रखना है और एक ऐसा रास्ता अपने लिए क्रिएट करना है. पहले एक सिलेबस को समझ के और ये समझ के कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. ये दो चीज़ें जब हम समझ जाते हैं कि कितने सवाल आते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं, तो हम आसानी से, और क्या ऑफिशियल सिलेबस में आपके वही सवाल दे रखे, मतलब वही टॉपिक्स दे रखे हैं, ये चीज़ें करने के बाद ऑफिशियल जो भी आपको डाटा होता है उसका एनालिसिस करने के बाद आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लिए एक रणनीति बना पाते हैं, एक प्लानिंग कर पाते हैं कि ओके, दिस एंड दिस इज द वे जिसको मुझे अडॉप्ट करना है और इस तरीके से मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है. अगर मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो मैं इतना हिस्सा पढ़ूंगा, इस पे ध्यान दूंगा. कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है एंड इट्स अ वंडरफुल, not a book, it's a wonder, means it's a bible to the country, rule and law, right? है ना? तो है तो बहुत अच्छा, दिलचस्पी वाली चीज़ है, पर हर उस चीज़ को हम पूरा पढ़ने बैठेंगे वो शायद उतना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के उन किन पहलुओं पर हम गौर करें कि हमारे मैक्सिमम सवाल भी सुलझ जाए और हम एक अवेयर सिटीजन भी फील करें, हमें वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ साथ हम अपने क्वेश्चंस को भी अच्छे से टारगेट कर पाएँ. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ. तो जैसा कि आप जो बच्चे नहीं जानते हैं, मतलब दोज हु आर इन 11th एंड 12th और एस्पायर कर रहे हैं कि भाई हमें तो एनडीए ऑफिसर बनना है, हमें तो ऑफिसर बनना है और हमें एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, बट हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देते हैं पहले, है ना, कि भाई आपका ये पेपर कौन सा, जो आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले कौन से पेपर में आता है. तो ये आपका जो पेपर 2 है, जर्नल एबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर आपका जर्नल नॉलेज से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे आपकी ऑफिशियल सिलेबस है ये, तो इस ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सोशल स्टडीज से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे जो पॉलिटी वर्ड है आपकी ऑफिशियल, उसके अंदर वो अलग से मैंशनड नहीं है, वो अलग से मैंशनड नहीं है. जैसे कि ज्योग्राफी, हमने प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने ज्योग्राफी की कंप्लीटली स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी. ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो देख लेते हैं कि क्या उतना ही वेटेज आपका पॉलिटी का भी रहता है या नहीं रहता. तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी का सिलेबस अलग से ऑफिशियल सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया है. यही हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट के सिलेबस के अंदर ही कुछ जिक्र किया गया है, और वो जो जिक्र किया गया है वो लिखा गया है यहाँ पे कि अ स्टूडेंट मस्ट नो, a aspirant must know about the elementary study of Indian Constitution and Administration. अब देखिए, बहुत यहाँ पे ट्रिकी सी चीज़ जो खेली गई है वो ये है कि उन्होंने बोल दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ वास्ट थिंग, इट्स टू वास्ट टू कवर, है ना, बहुत वास्ट है कवर करने के लिए. 400 प्लस हमारे पास आर्टिकल्स हैं, 22 प्लस आपके जो भी पार्ट्स वाली चीज़ हो जाएंगी, 25 पार्ट्स हो जाएंगे, आपके पास 12 शेड्यूल्स हो जाएंगे. तो ऐसा करने में है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है. ठीक है,
लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपको एलिमेंट्री स्टडी करनी है उसकी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसका मतलब ये जो छटनी करनी है, ये जो आपको सेपरेशन करनी है, ये खुद से करनी है। किसको देख के? आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के। अब प्रीवियस ईयर पेपर से आइडिया लगाएंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस डेप्थ तक पढ़ना चाहिए। एंड as I have analyzed all those previous year questions, so I can guide you. I am here to guide you how to cover the particular topic and up to which extent, किस स्तर तक आपको किसी भी टॉपिक को कवर करना है। होपफुली दिस इज अंडरस्टूड टू यू ऑल। अदरवाइज कहीं पे भी आपका पॉलिटी का पर्टिकुलरली सिलेबस नहीं दिया गया है। चलिए, इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार ये बता दूं कि आपके जो पॉलिटी के सवाल रहते हैं वो 5 से 6 या कभी कभी 7 सवाल तक भी वो आपके लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके यही कहीं 24-28 नंबर तक आपसे पूछे जाएंगे। किसके अंदर? पॉलिटी आपको 24 से 28 नंबर दिला देगा। तो इसको ऐसा तो नहीं है कंप्लीटली नजरअंदाज तो नहीं करेंगे। अच्छा सब्जेक्ट है, इजी टू लर्न है, तो देखते हैं कि इसको कैसे कवर करना है। ठीक है, अब हर एक जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी उसमें मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? उन एरियाज को नोट डाउन कर लेंगे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू जब आप उसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है, हम बात करेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो आपसे कोई भी पर्टिकुलर एक्ट पूछ लिया जाएगा। कोई भी आपसे पर्टिकुलर एक्ट पूछ लिया जाएगा। मान लो आपसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पूछ लिया गया और कुछ ऑप्शंस दे दिए गए कि सच एंड सच इज द पार्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, या फिर डायरकी का जो सिस्टम है वो कौन से एक्ट के अंदर आया था? 1919 के एक्ट के अंदर आया था। तो इन एक्ट्स के जो मुख्य जो आपके यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स है उनसे आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सवाल बनता है। यानी ये वाला जो चैप्टर है इसको आप नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? एक बहुत अच्छी सी टेबल बना लेंगे, जैसा कि हम अपने ऑफलाइन बैचेस में भी बनवाते हैं। बच्चों को कंप्लीटली टेबल के थ्रू एक पेज में वो सारे के सारे हम एक्ट्स के मेन पॉइंट्स को उसको याद करा देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप खुद के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो आप भी इस तरीके से इसका एक टेबल फॉर्मुलेशन कर लेंगे एक पेज में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके संविधान बनाने से रिलेटेड जो भी थे वो सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। ठीक है, जैसे कि 3 जून को क्या आया था? माउंटबेटन प्लान आया था। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉ ने दिया था। उसके बाद क्या हो सकता है? आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो सबसे पहली बार कब बैठी थी? तो वो 29 अगस्त 1947 के अंदर बैठी थी, है ना। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे? कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको आनी चाहिए। मींस अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था। सारी फैक्चुअल चीजें हैं, बट एक स्टोरी है, उसको समझ लोगे तो इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात आती है तो ये जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको दिया गया है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, जैसे आपको सेलिएंट फीचर्स, कुछ हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं, उसमें से मान लो आपका क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब एक सवाल बन जाएगा, यहाँ पे बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ये दोनों जो थे वो फैक्ट ओरिएंटेड थे, ये दोनों क्या है? आपके फैक्ट ओरिएंटेड है। ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एनडीए में यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देती है। वो जानना चाहती है कि ठीक है, अगर तुमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी का रट्टा मार लिया, क्या आपको पता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है? तो इंटीग्रेटेड वो जुडिशरी होती है, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग कोर्ट है और आपके राज्य के कानूनों के लिए अलग कोर्ट है और आपके केंद्र के कानूनों के लिए अलग है। यानी कि स्टेट लॉज और यूनियन लॉज के लिए हमारे पास अलग अलग कोर्ट्स नहीं होती। हमारे पास स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, वो माना मैंने, वो एक स्टेट को डील कर रही है, बट वो हाई कोर्ट आपके यूनियन लॉज को भी डील करती है और आपके स्टेट लॉज को भी डील करती है। तो इसी तरीके से जैसे आपका अनदर प्रोविजन है आपका सेलिएंट फीचर सिंगल सिटीजनशिप का, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका इसी में से अब जो 3 एरियाज, एक तो आपको जितने भी है इन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर 3 फैक्ट्स की टेबल है जो आप बना लेंगे और याद कर लेंगे। तो पहली फैक्ट्स की जो टेबल आप बनाएंगे वो बनाएंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया गया है।
जैसे कि हमने इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से लिया है, ठीक है। ऐसे ही हमने अपना डीपीएसपी का प्रोविजन कहाँ से लिया है, आयरिश से लिया है। तो आप एक तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट बना लेंगे। दूसरी लिस्ट आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे शेड्यूल्स की, ठीक है, कि हमारे पास जितने भी शेड्यूल्स प्रेजेंट है 12 शेड्यूल्स, उनका टेक्स्ट क्या है, मतलब क्या लिखा गया। जैसे 7 शेड्यूल के अंदर आपका सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया, उसी तरीके से आप तीसरी लिस्ट बनाएंगे पार्ट की। तो ये तो 3 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इजीली 3 लिस्ट बनाइए और आपको याद होना चाहिए। जैसे 5th पार्ट ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन से डील करता है, 3rd आपका फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो ये तो बहुत आसान चीज है, इन पे तो मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश आप रखिए ही मत। आई विल सजेस्ट यू दैट ओनली, ठीक है। तो ये रहा। प्रियम्बल में आप 3 चीजें याद रखेंगे, प्रियम्बल में फिर से 3 चीजें याद रखेंगे। प्रियम्बल में जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, इन सब की आप क्या करेंगे, आप इनका मतलब जान लेंगे, ठीक है। पहला टास्क क्या करना है, मतलब जान लेना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा सवाल ज्यादा ये पूछेगा, क्या प्रियम्बल आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। बिल्कुल है। कब के बाद हुआ, वो केस का नाम याद कर लेना, ठीक है। वैसे केस का नाम याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ओके। तीसरा ये पूछेंगे, तीसरा सवाल हो सकता है प्रियम्बल से कि आपका प्रियम्बल में जो रिसेंटली जो नए शब्द जोड़े गए हैं, यानी नए वर्ड्स को अमेंड किया गया है, वो 3 कौन से हैं। SIS, यानी कि आपका ट्रिक बता रही हूं मैं, SIS मतलब सेक्युलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट, ये पूछा जाएगा। यूनियन और टेरिटरी में से आपको सिर्फ इतना याद करना है कि भाई जो आपके आर्टिकल 2 से लेके 4 हैं, एक तो वो देख लेंगे, 1 से लेके 4, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि एक क्या बोलता है कि भारत है ना, इंडिया, भारत इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ओके। तो एक तो ये आपने याद कर लिया। दूसरा आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पहले गोवा बना था या फिर पहले हरियाणा बना था, मतलब कौन सा स्टेट कब बना है। ये बहुत सवाल पूछा जाता है, किस क्रोनोलॉजी में बना है, ठीक है। सिटीजनशिप का चैप्टर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो 4 आर्टिकल्स, आप सिटीजनशिप में सिर्फ 2 चीजें देखेंगे कि भाई सिटीजनशिप के जो 4 आर्टिकल्स हैं, यानी आपके आर्टिकल 5 से लेके जो आपके 11 आर्टिकल तक जो आपके सिटीजनशिप के आर्टिकल है, वो क्या कहते हैं। दूसरा, सिटीजनशिप किसी भी इंसान की टर्मिनेट कैसे होती है, रिनाउंस कैसे होती है, उसकी सिटीजनशिप उससे छीनी कैसे जा सकती है, बस। और सिटीजनशिप एक इंसान को किसके तहत मिलती है, एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बनाया, उसके तहत। डीप में कोई ये नहीं पड़ेगा कि भाई इतनी तारीख तक इसके पास इसकी मम्मी ये होनी चाहिए, उसके पापा ये होनी चाहिए, उसके ग्रैंडफादर ये होनी चाहिए, इतना डीप में किसी को नहीं पढ़ना। सिर्फ इतना पढ़ना है, ये 4 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और किन मेथड से आपकी जो सिटीजनशिप है वो ले ली जा सकती है। और डेप्थ में ये नहीं पड़ेगा कि 2004 मार्च इतने तक ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, नहीं। बस ये पता कर लो कि किस मेथड से मिलती है, रजिस्ट्रेशन से, डिसेंट से, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, मेथड्स ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप एंड मेथड्स ऑफ लिविंग इट, ओके। चलिए, अगला है आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों लिखा मैंने इन तीनों को साथ में, उसका कारण जान लेते हैं। इन तीनों से आते हैं उलझाने वाले सवाल आपके। पता क्या करता है वो, देखो, फंडामेंटल राइट्स में एक जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डिस्कस किया जाता है, ठीक है। मतलब आपके आर्टिकल 19 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र है, इसी तरीके से डीपीएसपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है, और इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है। तीनों में है, पर तीनों की लैंग्वेज अलग अलग है और तीनों अलग अलग चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो सिमिलर सी चीज है ना, उस पर सवाल पूछ लेगा कि क्या वो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है। तो मतलब आपको इन तीनों का टेक्स्ट याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल जो फंडामेंटल राइट से सीधा सीधा पूछा जाता है, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में कौन से एक्ट्स आते हैं, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला आता है 23 वाला, और फोर्स लेबर वाला आता है, तो 23, 24 आपको सीधा याद होना चाहिए। फ्रीडम वाला कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। रिलीजन के आर्टिकल कहां से है, 25 से लेके 30 तक है, या जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो डायरेक्ट याद होने चाहिए 25 से लेके, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स की हमने बात करी। फंडामेंटल राइट्स में एक और सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका रिट्स के ऊपर। बहुत फेवरेट एरिया है, वो कौन सा है आपका, रिट्स। तो इन सब की छोटी छोटी हमने टेबल्स बना लेनी है और याद कर लेना है। रिट्स को आप, जो 5 रिट्स है, मतलब जिनसे आप अपना फंडामेंटल राइट लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है, तो वो 5 रिट्स आपको नाम उनके पता होना चाहिए, वो क्या किस में है।
अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अमेंडमेंट में आप आर्टिकल 368 याद कर लेंगे, आर्टिकल 368 को याद कर लेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर में आप ये याद कर लेंगे कि कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कौन कौन सा नहीं है, और दूसरा वो कौन सा केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो केस का कौन सा है, केशवानंदन ने बोला था, केशवानंदन ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेके आया था, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बहुत ज्यादा सी नहीं रखनी। अच्छा, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम ये दोनों क्या होते हैं, आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं बता दूं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें आपको क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये फेवरेट एरिया है आपके एनडीए के, पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम। इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखिए ये दोनों ही गवर्नमेंट के तरीके हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशन के ऊपर होती है, और जो आपकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो आपकी स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बेस पे होती है। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर एवरीवन। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सा होगा आपका कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन है, और फेडरल और इसका सेंटर में और स्टेट का क्या रिलेशन है, ये हम फेडरल सिस्टम में देखते हैं। तो मतलब है ना, कुछ चीजें दे रखी हैं जिनसे इन लोगों का रिलेशन डिफाइन होता है, जिससे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का डिफाइन होता है। तो वो सारे पॉइंट पे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या अगर ये चीज है तो क्या वो फेडरल सिस्टम को दिखाता है, अगर क्या आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है फेडरल सिस्टम के लिए, बिल्कुल जरूरी है। तो ये सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, यहां से सवाल पक्का पूछते हैं। अब बाद में जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, अब मैं एक सजेशन दूंगी, ठीक है। देखो, जो आपका सेंटर पे चलता है वही चीज स्टेट पे चलती है, सेम उस पे। जैसे कि आपका सेंटर पे आपकी क्या है, पार्लियामेंट है, स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। सेंटर पे आपकी क्या हो जाती है, आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है, इधर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्यों ना पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ पढ़ लिया जाए। तो जब भी पढ़ेंगे दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को साथ पढ़ेंगे। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर सिर्फ 3 जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है उन पे ध्यान देंगे, जो आपकी कमिटी ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। कौन सी है, जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड कमिटी है, ओके। सिर्फ उन 3 कमिटीज पे ध्यान देंगे, बाकी पे नहीं देंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं क्विकली आपको बता देना चाहती हूँ, एक इंफॉर्मेशन है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एनडीए का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और जो अभी 11th और 12th में ही स्टडी कर रहे हैं। अगर वो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम टू देम। अभी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एनडीए फाउंडेशन का, क्योंकि डिफेंस गुरुजी क्लासेस में आपको 11th और 12th के साथ एनडीए की तैयारी की जाती है। और अगर ऐसा किया जाता है तो इट्स अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपके एकेडमिक्स और आपके कॉम्पिटिशन को बैलेंस करके चले और आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर ना बने। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम क्लासेस कहीं और लगा रहे हैं अपनी स्कूलिंग की और कोचिंग के लिए कहीं और जा रहे हैं, तो हमें उसमें बैलेंस बच्चे को मैनेज करना पड़ता है और वो थोड़ा टफ हो जाता है। समटाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू दैट, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी। आप एनडीए का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 11th और 12th को साथ साथ ही आपकी एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप ऐसा है कि भाई हम पास आउट हैं और आप ड्रॉपर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये ड्रॉपर बैच आपका 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 26 मार्च को अगेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट। सो ये हमारे कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपका एनडीए का रिटन क्वालिफाई किया था। ये इतने बच्चों ने एनडीए का रिटन क्वालिफाई किया था 11th 12th के साथ साथ, और इनमें से 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एसएसबी भी क्लियर कर एक अच्छी रैंक को हासिल किया। तो आप भी ये कर सकते हैं 11th 12th के साथ, इतना मुश्किल काम नहीं है। अदर देन दिस, इफ यू आर, अगर आपका कोई नोन में है और वो एनडीए के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है, बट ही और शी वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट और आईआईटी, सो वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अलॉन्ग विद द हॉस्टल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। सो आपको कोई अकोमोडेशन का या फिर ट्रैवलिंग का कोई भी माथापच्ची या झिकझिक नहीं रहेगी। तो हैव अ लुक ऑन दिस एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन अस। हियर इज द नंबर गिवन, और आपका भिवानी हरियाणा विद्यानगर 54 फीट पे ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश है। चलिए वापस से अपनी क्लास पे आते हैं, स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं।
अब बात आती है सेंटर स्टेट के रिलेशन की और इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो इट्स अ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स अ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। बस सेंटर स्टेट के रिलेशन में ये याद रख लेना कि वो कौन से एरियाज होते हैं जब स्टेट के लॉज को आपका सेंटर बना सकता है, वो 5 कौन सी कंडीशंस होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना। इमरजेंसी प्रोविजंस पे तीनों इमरजेंसी को वो इंपॉर्टेंट तरीके से याद करने की आपको जरूरत है, ठीक है। इसके बाद अब हमने लेजिस्लेचर देख लिया। अब एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव में आपका होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ साथ पढ़ोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है आपका सेंटर के ऊपर है और वहीं आपका गवर्नर कहाँ है, स्टेट के ऊपर। दोनों को साथ साथ पढ़ोगे, देखना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे कि आपका जो सीएम है उसको आप पीएम के साथ पढ़ेंगे, सीएम को किसके साथ पढ़ेंगे, पीएम के साथ पढ़ेंगे। इसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपका स्टेट का है, आप उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो लॉज हैं उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। वही तो है ना जो सेंटर पे, उसी को तो हमने स्टेट पे रेप्लिकेट कर रखा है, ओके। तो वही चीजें जब साथ साथ पढ़ेंगे तो इट विल सेव योर टाइम। पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज में से बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट देख लेना 73, 74 और एक्ट का नाम देख लेना, बहुत ज्यादा इसमें से आपके सवाल नहीं पूछे जाते, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका कमिटीज के ऊपर जरूर सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन सी कमिटी आपकी पंचायती राज से लिंक्ड थी, ठीक है। चलिए, लास्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर मैं बात करूं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बना के दी है, जैसे कि आपकी इलेक्शन कमीशन, आपकी यूपीएससी, ठीक है, आपकी एनसीएससी, एनसीएसटी, ठीक है, और एनसीबीसी, आपकी फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बना के दी है और इसके अलावा भी है आपकी, तो ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इनमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अगर मैं नाम लिखूं तो सीबीआई, सीवीसी, सीआईसी, ठीक है, इसी तरीके से एक्सेट्रा लोकपाल आपकी क्या होंगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी। सवाल ये पूछा जाता है इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, कितने टाइम का टेन्योर होता है, क्या दोबारा से अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सेम कैटेगरी के सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो करना क्या है, इसको कैसे याद करें, सारे तो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। वही अगेन, जब भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा हो ना, सिंप्लीफाई इट। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट, इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज एंड इट विल हेल्प यू टू कीप अ लॉन्ग मेमोरी, ओके। तो क्या करना है, उस कॉम्प्लिकेटेड डाटा को हमने टेबल की फॉर्म में डालना शुरू कर देना है, ओके। हमने यहाँ पे नेम ऑफ बॉडीज लिखने, जैसे मैंने ईसी लिख लिया, यूपीएससी लिख लिया, एनसीएससी लिख लिया, ये लिख लिया। फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिखना है, कौन करता है, प्रेसिडेंट, इसकी भी प्रेसिडेंट, इसी तरीके से लिख लिया। आगे यहाँ पे लिख लिया कि टेन्योर कितना है। इस तरीके से हमने इसकी क्या कर ली, एक कंप्लीट टेबल बना ली। एंड दिस टेबल इज इजी टू रिमेंबर, 4-5 बार देखेंगे क्विकली, आखिरी टाइम में भी देख जाएंगे, याद रहेगी और 1-2 क्वेश्चन सही है ना। तो जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हम स्मार्ट तरीके से उसको पढ़ेंगे और वहीं पे थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेंगे और उसकी शीट्स बना लेंगे, उसको टेबल की फॉर्म में उस डाटा को सिंप्लीफाइड लिख लेंगे, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। होपफुली आपको ये सारा का सारी बात जो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करी, ये आपको समझ आई होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड इन दी कमेंट सेक्शन आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आई विल आस्क यू टू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे क्या होगा, आपको एक और बेटर आइडिया मिलेगा। जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको और ज़्यादा सेंस क्रिएट करेंगी इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद द एग्जाम्स, ठीक है। जो फेमिलियर है उनके लिए बात अलग है। तो आई होप आप अपने टाइम का बेस्ट यूज करें एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पायरिंग एनडीए ऑफिसर्स एंड द फ्यूचर ऑफ कंट्री। बस डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना है और चाबी आपके हाथ में, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन एक ही है कि लगन के साथ पढ़ना है। देयर इज अ नो शॉर्टकट। येस, देयर इज स्मार्ट वर्क बट देयर इज नो शॉर्टकट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन इन जय हिंद।